हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास भारतीय संविधान की, जिसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं और संक्षेप में हम पॉलिटी की बुक के नाम से जानते हैं। आज हम भारतीय संविधान में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी बच्चों को बड़ा कंफ्यूज रहता है इस टॉपिक से कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं और राज्यपाल के पास वही शक्तियां क्यों नहीं होती। यही संदर्भ में आज हम बात करेंगे। और राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है उसमें एक मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति होती है। इसी प्रावधान को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक किसी व्यक्ति से अपराध हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, एक छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण करता है, उसका बलात्कार करने के बाद इसके बाद वो उसकी जन्म मतलब बहुत गलत तरीके से हत्या करता है और वो बच्ची मृत्यु हो जाती है उसकी। उस बच्ची के खिलाफ लोगों का जुड़ाव चालू हो जाता है, लोग इसके लिए आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं देश के अंदर, और ये एक बहुत बड़ा किसी व्यक्ति से जघन्य अपराध हुआ, उस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए। ये बिल्कुल भारतीय संविधान कहता है। ये सजा के लिए केवल मृत्युदंड की सजा भारत के संविधान में है। इसके बाद आपको मैं बता दूं, कोई महिला हो या पुरुष हो या किसी महिला पुरुष का मान्य तरीके से हत्या की गई हो, इसके लिए भी जघन्य अपराध है हमारे देश के संविधान के अंदर। और आपको बता दें, इसके लिए भी एक सजा का प्रावधान है जिसका नाम है मृत्युदंड की सजा। अब आपको बता दें, कोई व्यक्ति किसी सजा के अपराध में यदि फंस गया हो और वो सोचता हो कि हम इस अपराध से बच सके, तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में उसे, अगर आपकी निचली अदालत जिसे हम बोलते हैं सेशन क्या कहते हैं, न्यायालय बोलते हैं या बोल सकते हैं सत्र न्यायालय, अगर यहाँ मामला गया है आपका और आपको जो है मृत्युदंड की सजा दी गई और आप उस मृत्युदंड की सजा के लायक नहीं है, कठोर सजा के लायक है, मृत्युदंड के बाद जो कारावास होती है, आजीवन कारावास उसके लिए है, परंतु आपको वो सत्र न्यायालय एक मृत्युदंड की सजा का प्रावधान देता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सत्र न्यायालय में दी गई जो मृत्युदंड की सजा है वो वैध नहीं है, हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है। इसके बाद यदि आपसे वो हाई कोर्ट भी मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं किया, वो मृत्युदंड की सजा को आगे बढ़ाया और उसके लिए आप बचना चाहते हैं, तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो मामला होता है अंतिम होता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जिसे आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जानते हैं या उच्चतम न्यायालय जानते हैं, ठीक है। आपको बता देना चाहिए कि उस व्यक्ति के अपराध के लिए सुनवाई होती है, और जब सुनवाई होती है तो वहां पर क्या होता है कि यदि आपको उच्चतम न्यायालय मृत्युदंड की सजा सुना देता है तो अंतिम मान्य होता है। इसके बाद आपके लिए बचने के लिए एक राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति के पास एक होती है क्षमादान शक्ति, जो मृत्युदंड से बचा जा सकता है। उसके लिए वो व्यक्ति जो है याचिका प्रस्तुत करता है, और वो याचिका जो है एक लिखित तौर पर किया जाता है, ना कि एक मौखिक तौर पर किया जाता है। और राष्ट्रपति के पास जब कोई याचिका जाती है तो उस पर राष्ट्रपति अपने विचार रखता है। इसके बाद आपको बता दें कि इसके बाद जो राष्ट्रपति को जो शक्ति दी गई है वो न्यायिक समीक्षा के बाहर है, जुडिशियल रिव्यू के बिल्कुल बाहर रखा गया है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जो याचिका दायर की जाती है तो सिर्फ कोई एक अपराधी 2 बार याचिका दायर कर सकता है। माध्यम कैसा होना चाहिए, तो माध्यम के लिए याचिका माध्यम होना चाहिए या आपके पेरेंट्स हो या आपके जो है सहपाठी अभी तैयार हो, अगर आपके फैमिली में कोई नहीं है, या आपका खुद का वकील हो, यही याचिका प्रस्तुत करता है। वो याचिका जो है वो राज्यपाल के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। कहाँ पर? राष्ट्रपति के समक्ष। कोई व्यक्ति जिस राज्य का है उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उस
याचिका को प्रस्तुत कराया जाता है और फिर याचिका जो होती है वो लिखित तौर पर दी जाती है, मौखिक तौर पर उस पर बात नहीं होती। तो ये प्रक्रिया तो हम आगे और बात बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि सजा कैसी दी गई हो और उसके लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। क्या राष्ट्रपति के पास ये प्रावधान है किसी भी व्यक्ति को लेकर क्षमादान करने की शक्ति। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की तरफ। इतनी बातों को समझने के बाद सबसे पहले बात ये होती है प्रावधान की। क्या होती है? प्रावधान की। प्रावधान का मतलब होता है प्रोविजन। प्रोविजन। अब ये जो प्रोविजन है वो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति दी गई है, ठीक है। और वो शक्ति में एक शक्ति इंपॉर्टेंट है, मृत्युदंड की सजा। वो किसी के पास पावर नहीं होती, वो राष्ट्रपति के पास पावर होती है। तो मृत्युदंड की सजा को वो जो है कई रूपों में बदल सकता है, उस पर उसकी शक्तियां दी गई हैं, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत अपराध कैसा होना चाहिए। तो अपराध जो होना चाहिए, राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो, सुनाई गई हो, सुनाई गई हो, ठीक है। किसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो, ये सबसे पहले पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति उसको बचा कैसे सकता है, उसके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, ये सभी बात हम आपसे करेंगे। इसके बाद ये चीज होने के बाद आगे चलते हैं। ये हमारा तो प्रावधान है, आर्टिकल 72 जो हमें बताता है, जो सिखाता है, वो यही कहता है राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिए उस व्यक्ति के मृत्युदंड की सजा, मतलब उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा किसी राष्ट्रपति के पास किसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, कम कर सकता है, मतलब अवधि में परिवर्तन कर सकता है, निलंबित कर सकता है, या उसे देरी कर सकता है, देरी कर सकता है, देरी भी कर सकता है। मतलब इसका मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, अवधि को कम करना, उसके कठोर जो मृत्युदंड की सजा को कठोर कारावास में बदलना, है ना। 2 वर्ष की कारावास को 1 वर्ष की अवधि को लेकर के बात होती है। तो वो सजा को माफ कर सकता है, पूर्ण रूप से कम कर सकता है, देरी कर सकता है, स्थगित कर सकता है, या उसे राहत दे सकता है। ये सारी बातें आपके अनुच्छेद 72 में बताई गई है कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां हैं। वो शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसी की हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है किस प्रकार उसके पास शक्तियां हैं, उसकी क्या टाइप्स हैं शक्तियों के, कि किसी भी व्यक्ति को
क्षमादान कैसे कर सकता है। तो उसे 5 प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास दी गई है। 5 प्रकार के पास उसके 5 प्रकार की शक्ति होती है। कितने पर? 5 प्रकार की शक्ति होती है किसी भी राष्ट्रपति पर। ठीक है, तो 5 प्रकार की वो शक्तियों को किस प्रकार प्रयोग करता है और उस व्यक्ति जो अपराधी है उसको बचा सकता है। सबसे पहले, यदि उसे मृत्युदंड की सजा दी गई हो, इसी अपराध के लिए क्षमादान की शक्ति होता है और ये मृत्युदंड को पूरी तरीके से भी माफ कर सकता है। उसकी मतलब जो है अपराध को बदल भी सकता है। तो वो किस किस रूपों में बदल सकता है वो देखेंगे। उसकी कितने प्रकार है, तो कुछ 5 प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है सजा को बदलने के लिए। ठीक है, सजा को बदलने के लिए। अब सजा को बदलने के लिए किन किन रूपों का वो प्रयोग करता है? बदलने के लिए। ठीक है, बदलने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करता है किसी भी व्यक्ति के, जो व्यक्ति अपराधी है उसको बचाने के लिए। वो कुल उसके पास 5 प्रकार के टाइप्स है, 5 प्रकार की शक्ति है। कितने हैं? 5 प्रकार की शक्ति दी गई है। और 5 प्रकार की जो शक्ति दी गई है वो 5 प्रकार से वो शक्ति का प्रयोग करता है किसी भी अपराधी को बचाने के लिए। तो ये 5 प्रकार की शक्ति है किसके पास? ये राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास किसी अपराधी व्यक्ति को बचाने के लिए, अपराधी व्यक्ति को बचाने के लिए। ठीक है, तो बचाने के लिए उसके पास 5 प्रकार की शक्ति दी गई है। उसके पास 5 प्रकार की शक्ति है। उन शक्तियों में सबसे पहले नंबर हम बात करेंगे, एक नंबर क्षमा, क्षमादान, क्षमादान की बात करेंगे। और ये क्षमादान की शक्ति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्डन। क्या बोलते हैं? पार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्डन बोलते हैं। इसका मतलब है ये जो व्यक्ति को मृत्युदंड दिया वो उसे पूर्ण माफ करना है। मृत्युदंड की सजा को, मृत्युदंड की सजा को पूर्णता माफ करना, पूर्णता माफ करना, माफ करना, ये चीज दिया गया है। पूर्णता माफ करना ये पहले पॉइंट में है। और पहला है आपका क्षमादान। क्या है? क्षमादान। तो क्षमादान में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई दो हो उसको पूरी तरीके से वो माफ कर सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे लघुकरण। क्या है? लघुकरण। ठीक है, लघुकरण देखेंगे दूसरे पॉइंट में, लघुकरण। अब लघुकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युटेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी अपराधी की सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की प्रकृति को बदलना, प्रकृति को बदलना। ठीक है ना? बदलना मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि मृत्युदंड की सजा को, मृत्युदंड की सजा को कठोर कारावास में बदलना, कठोर कारावास में बदलना, कठोर कारावास में या आजीवन कारावास बोल सकते हैं, आजीवन कारावास में बदलना, कारावास में बदलना, ये चीज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युटेशन था जो लघुकरण शब्द हिंदी में जानते हैं। किसी अपराधी है उसकी सजा की प्रकृति को बदल देता है। इसका अर्थ होता है कि मृत्युदंड की सजा को कठोर, अगर मृत्युदंड की सजा दी गई हो तो उसे कठोर कारावास या आजीवन कारावास में वो बदल सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे अपने परिहार पर। अगली शक्ति है उसके पास परिहार की। तो देखो तीसरा है परिहार।
ठीक है। और परिहार को इंग्लिश में बोलते हैं रेमिएशन बोलते हैं, रेमिएशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी अपराधी, किसी अपराधी, किसी अपराधी की सजा की अवधि, अवधि समय सीमा को बदलना, अवधि को बदलना, अवधि को बदलना। इसका मतलब हुआ 2 साल की सजा को, 2 साल की सजा को 1 वर्ष कर देना, 1 वर्ष कर देना। यह आपका कहलाता है रेमिएशन कहलाता है। तो ये है आपको हिंदी में परिहार, जिसको इंग्लिश में रेमिएशन बोलते हैं। कोई भी ऐसा अपराधी है जिसकी सजा दी गई हो 2 साल के लिए, वो 2 साल की सजा को भी वो 1 वर्ष में बदल सकता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, उसकी अवधि को बदल सकता है। तो ये तीसरी पावर है उसके पास परिहार करने की। और चौथी है प्रविलंबन, बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या बात करेंगे? आपके पास 3 हो गई और 3 के बाद चौथी है प्रविलंबन। क्या है? प्रविलंबन, प्रविलंबन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेप्रीव। रेप्रीव करना मतलब प्रविलंबन करना मतलब समय सीमा को टालना। किसी अपराधी, अपराधी व्यक्ति की सजा, सजा की समय सीमा, समय सीमा को टालना। इसका मतलब है फांसी की सजा हो गई हो, फांसी की सजा हो गई हो, हो गई हो, फांसी की सजा उसको दी गई हो। ठीक है, और कुछ दिन के लिए फांसी की सजा को रोककर समय सीमा बढ़ाना, है ना, कुछ समय के लिए फांसी रोक देना, फांसी रोक देना, रोक देना। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। कुछ समय के लिए उसकी फांसी रोक दी जाती है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना दी जाती है, उस तारीख फिक्स कर दी जाती है। परंतु अचानक क्या होता है कि उसके घर में किसी की शादी या बहन या भाई की या माँ की किसी प्रकार की परेशानियां हैं, तो वो नहीं सोच रहा है कि उस समय हमें फांसी दी जाए, थोड़ा समय सीमा बढ़ाया जाए, हमारी बहन की शादी कम से कम हमारे सामने हमारे जिंदा रहते हुए हो जाए, भले हम ना देख पाए ना जा सके वहां पर, तब भी हमारी बहन की शादी अच्छे से निपट जाए, इसके बाद फांसी की सजा। इसके लिए वो याचिका दायर करता है राष्ट्रपति के पास कि हम उस क्या कहते हैं समय सीमा बढ़ जाए, हमारी जो सजा फांसी की सुना दी गई है वो समय सीमा टल जाए हमारी उस दिन तक। तो ये चीज वो प्रलंबन करता है। इसके बाद रेस्पाइट की बात करेंगे, जिसको कहते हैं विराम। रेस्पाइट की बात करेंगे, विराम की बात करेंगे। सबसे पहले विराम, ये विराम क्या है, ये विराम की बात करेंगे। सबसे पहले इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेस्पाइट। क्या बोलते हैं? रेस्पाइट बोलते हैं बेटा, रेस्पाइट बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में रेस्पाइट बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। और ये 5वीं शक्ति है राष्ट्रपति की। और इसमें क्या करता है कि किसी अपराधी की सजा को, अपराधी की सजा को कुछ विशेष परिस्थिति में, कुछ विशेष परिस्थिति में, परिस्थिति में सजा को कम कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, कम कर सकता है। अर्थ क्या है? जैसे गर्भपात के समय महिला अपराधी
गर्भपात के समय महिला अपराधी की सजा कम करना, महिला अपराधी की सजा को कम करना। ठीक है, ये चीज आप कह सकते हैं, उसकी सजा को कम किया जा सकता है। और या तो आपको बता दें कि ये अपंगता के कारण, दूसरा है अपंगता, शारीरिक अपंगता, शारीरिक अपंगता के कारण, ये शारीरिक अपंगता के कारण जो है इस सजा को कम कर सकता है उस समय उस व्यक्ति के लिए। अगर विशेष परिस्थिति है उसके लिए, जैसे महिला है, कोई गर्भपात का समय है, तो उस समय उसकी सजा को कम कर सकता है। या शारीरिक अपंगता हो गया होगा उस अपराधी के पास, तो वो सजा को कम कर सकता है, जिसको रेस्पाइट बोलते हैं इंग्लिश में, विराम लगा सकता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा। इस प्रकार से जो है ये राष्ट्रपति की जो 5 प्रकार की शक्तियां थी वो इस प्रकार है। राष्ट्रपति की प्रक्रिया के बारे में क्या बात करेंगे कि याचिका को किस तरह से पेश किया जाता है, याचिका के संदर्भ पे हम बात करेंगे। तो याचिका की प्रक्रिया, हेडिंग हमारी याचिका की प्रक्रिया, याचिका की प्रक्रिया। अब देखिए याचिका की जो प्रक्रिया है वो कहां से शुरू होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे याचिका की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है। तो ये है अपराधी व्यक्ति, क्या है, ये है अपराधी व्यक्ति। और ये अपराधी व्यक्ति जो है सजा को माफ करने के लिए, सजा को माफ करने के लिए ठीक है, याचिका, ये है याचिका पत्र, ठीक है, ये है याचिका पत्र। अब ये सजा को माफ करने के लिए याचिका पत्र, माध्यम कौन होगा, तो ये माध्यम जो होंगे वो घर का कोई सदस्य, घर का कोई सदस्य, घर का कोई सदस्य होगा, ठीक है, या संबंधी, या संबंधी होंगे, ठीक है, या वकील, ठीक, दो कर सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद ये प्रक्रिया जो है याचिका पत्र माध्यम से, ये जो है जिस राज्य का अपराधी व्यक्ति होगा, अपराधी व्यक्ति होगा, ठीक है, जिस राज्य का अपराधी होते हो उस राज्यपाल के पास, क्या है, राज्यपाल के पास की सहायता से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। और ये प्रस्तुत जब करेगा तो इसकी प्रक्रिया आगे चलेगी। और ये प्रक्रिया आपको मैं बता दूं, इसके बाद ये प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, यहां से हम डायरेक्शन चेंज किए, और ये जब प्रस्तुत करेगा तो लिखित प्रक्रिया होती है, मौखिक नहीं होती, लिखित प्रक्रिया द्वारा पेश किया जाएगा, पेश होगा, ठीक है। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा इस पर, राष्ट्रपति विचार करेगा, राष्ट्रपति विचार करेगा, और राष्ट्रपति विचार करेगा तो ये प्रक्रिया जो है मंत्री मंडल या मंत्रिपरिषद, या मंत्रिपरिषद की सहायता से गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय में पेश करेगा, पेश करेगा। ये गृह मंत्रालय में पेश करेगा, और जब ये गृह मंत्रालय में पेश करेगा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों कर सकते हैं, और जब ये पेश करेगा तो पेश करने के बाद आपको मैं बता दूं, इसके बाद एक प्रक्रिया और चलेगी। पेश करेगा और पेश करने के बाद अपराधी जिस राज्य से संबंध है, जिस राज्य से संबंध है उस जिस राज्य से संबंध है अपराधी के उस राज्य सरकार को सौंपेगा, उस राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। सौंपा जाएगा, उस राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। ठीक है, तो जिस राज्य से संबंध है उस अपराधी का उस राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा, और राज्य सरकार जो सौंपेगी तो वो उसके जवाबदेही के लिए होती है, और जवाबदेही मिलने के बाद वो क्या करेगा, जवाबदेही जैसे मिलती है तो आपको मैं बता दूं, जवाबदेही के बाद वो जो है उसका वर्णन जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास, है ना। भेजता है जवाब राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राज्य सरकार उसे भेजता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो है उस मामले को संज्ञान में लेती है, और जब संज्ञान में लेती तो आपको मैं बता दूं कि वो पुनर्विचार के लिए एक बार मंत्रिपरिषद में जो है फिर भेजा सकता है। तो वो उसमें कुछ बदलाव अगर वो राष्ट्रपति चाहता है, तो राष्ट्रपति यदि बदलाव चाहता है, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बदलाव। अगर राष्ट्रपति बदलाव चाहता है, ठीक है, उसमें यह कुछ संशोधन चाहता है, ठीक है, बदलाव चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, बदलाव अगर चाहता है तो वो जो है वो क्या कर सकता है, अगर बदलाव चाहता है तो वो क्या कर सकता है भाई, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को लौटाता है, मंत्रिपरिषद के पास भेजता है, पास भेजता है। ठीक है, और जब ये मंत्रिपरिषद के पास भेज देता है तो एक चीज ध्यान रखना, तो इसमें अगर मंत्रिपरिषद कुछ संशोधन करती है तो ठीक है, यदि नहीं करती पुनर्विचार के लिए तो वो मामला आगे होता है, तो ये आपके पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। अब हम इतनी बात को पूरा एक डायग्राम से समझ लिए होंगे, अब हम आपको बताएंगे पुनर्विचार। तो पुनर्विचार वो कैसे करता है, और क्या जो है मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बात होता है राष्ट्रपति, तो वही चीज हम आपको बताएंगे। ये चीज आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे पुनर्विचार के लिए। देखो पुनर्विचार क्या होता है, पुनर्विचार क्या होता है, पुनर्विचार क्या होते हैं, तो पुनर्विचार के लिए जो है तो राष्ट्रपति 74 फर्स्ट के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह, 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए याचिका भेजता है। यदि मंत्रिपरिषद कुछ परिवर्तन
किए बिना लौटा देता है। तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया बाध्य होता है। और जैसे उस व्यक्ति में याचिका है, तो आपको पता होना चाहिए याचिका अपराधी 2 बार प्रस्तुत कर सकता है। याचिका कोई अपराधी 2 बार प्रस्तुत कर सकता है। केवल 2 बार प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद उसके पास बचने की पावर, मतलब बचने के कोई विकल्प नहीं होते। याचिका 2 बार जाती है राष्ट्रपति के पास। एक बार अगर खारिज कर दी गई तो दोबारा फिर प्रस्तुत की जाती है, मगर दोबारा जब प्रस्तुत की जाती है वो खारिज होने के बाद वो व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता, ना तो राष्ट्रपति ना सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इसकी न्याय समीक्षा से बाहर होता है। उसने अगर मृत्युदंड की सजा, फांसी की सजा सुना दी है, उसके पास केवल राष्ट्रपति के पास पावर होती है, फिर किसी के पास पावर नहीं होती। राष्ट्रपति चाहे तो तुमको बचा सकता है, मगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बाद होता है, सलाह पर चलता है। इसलिए राष्ट्रपति भी जो है अंडर में रहता है। इसलिए अगर कुछ परिवर्तन मंत्रिपरिषद को दिखता है, अगर कुछ संशोधन दिखता है, भले राष्ट्रपति से कुछ सलाह लेता है और दोनों के पक्ष मजबूत हो जाते हैं, तब किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है, उसको मृत्युदंड की सजा को माफ किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख दीजिए कि पूरी तरीके से अगर कोई किसी मृत्युदंड की सजा को वो माफ कर रहा है और वो अपनी पद की गरिमा को रखते हुए अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि उसकी गरिमा भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि महाभियोग इंपीचमेंट पावर लग सकता है इसके बाद। ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर अगर ऐसा वो कर दिया है तो वो अगर किसी भी व्यक्ति को बचाया है तो वो बचाने के बाद अपने पद से हटना होगा, नहीं अन्यथा उसके लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। और फिर उसका पद जो है, जो संवैधानिक पद है, वो एक गरिमा का पद है और वो फिर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ये पद हमारे देश की गरिमा को राणित करेगा। इस वजह से वो अपना पद त्याग पर दे देता है और वो उसी प्रकार अपनी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो बनी रहती हैं। तो पूरी बात आप सब लोग समझ गए होंगे। तो आज हमने क्षमादान की शक्ति को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से समझाया होगा। तो यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, और यदि अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे मित्र यार जो अच्छे तैयारी में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।